हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दोस्तों, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों। और हमने पाठ 3 यानी अध्याय 3 खत्म कर लिया है। खनिज और शक्ति संसाधन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में, जो हर अध्याय के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए करते हैं उन क्वेश्चंस की शुरुआत और उनका आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उसका उत्तर हो सकता है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाली 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए। 3 सामान्य खनिजों के नाम। तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? लोहा, नमक और ग्रेफाइट। ये 3 आपके सामान्य। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि आप डेली रूटीन में इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। आपके घर में कोई गेट बना होगा लोहे का, तो आपका वो खनिज हो गया। नमक तो खाने में आप डालते ही हैं, और आप लिखने के लिए जिस पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपका इसमें क्या हो गया? वो भी आपका संसाधन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, अयस्क क्या है? धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? अयस्क क्या होते हैं और ये धात्विक खनिजों के अयस्क कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, हमने पढ़ा था ना कि अयस्क जो होते हैं वो खनन के द्वारा निकाले जाते हैं। इम्प्योर अशुद्ध मात्रा में खनिज होते हैं। फिर क्या होता है कि उनको हम लोग शुद्ध करते हैं। जैसे लौह अयस्क को हम बाद में लोहा बना लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ उन्होंने पूछा है कि अयस्क क्या होता है। तो जिन शेल खनिजों का खनन किया जाता है वे शेल अयस्क कहलाती हैं। मतलब खोद करके हम लोग जमीन खोद करके जिस पत्थर को निकालते, जिन खनिज पत्थर को निकालते हैं, और वो पत्थर होते हैं पहले तो उनमें से वो हटाया जाता है इम्प्योरिटी, फिर वो आपको क्या मिलता है? खनिज मिलता है। तो बोल सकते हैं कि जिन शेलों से खनिजों का खनन किया जाता है वे शेल क्या कहलाती है? वे शेल अयस्क कहलाती हैं। और धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शेलों के होते हैं। तो धात्विक खनिज जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो कौन सी 2 शेल से मिलते हैं? वो मिलते हैं आपके आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम लिखिए। प्राकृतिक गैस संसाधन में हमने पढ़ा था कि भारत में बहुत सारे प्रदेशों में ये होता है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि 2 प्रदेश कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर आपके सामने है दोस्तों। उत्तर क्या होगा? उत्तर आपको लिखना कैसे? प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न 2 प्रदेश हैं आपके, जैसलमेर ऑफ राजस्थान और मुंबई ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई के अपतटीय क्षेत्र यानी मुंबई के थोड़ा सा दूर समुद्री स्तर पर हमको ये दिखाई मिलते हैं प्राकृतिक गैस के निक्षेप। तो आपके उत्तर में आपको इन 2 जगहों को जिक्र करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोलता है कि निम्नलिखित के लिए आप ऊर्जा के किन स्रोतों का सुझाव देंगे? निम्नलिखित में से आप ऊर्जा के जो स्रोत लिखे, जैसे लिखा हुआ का ग्रामीण क्षेत्रों को, तटीय क्षेत्रों को या शुष्क प्रदेशों को। पूछना क्या चाह रहा है पहले समझिए। उत्तर तो आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आप कौन सी ऊर्जा देना चाहेंगे। तो मेरा सजेशन तो ये होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गोबर गैस वाली जो ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोगैस संयंत्र, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बायोगैस संयंत्र बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है कि तटीय क्षेत्रों के लिए आप क्या देना चाहेंगे? तटीय क्षेत्रों वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में, तटीय क्षेत्र मतलब क्या होते हैं पहले समझो। तटीय क्षेत्र मतलब होते हैं जो समुद्र के आसपास के इलाके होते हैं। और तटीय क्षेत्र में आपको पता है समुद्र तो है ही, और समुद्र के पानी से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। और समुद्री इलाकों में हवा भी बहुत तेज चलती है। इसी वजह से समुद्री इलाकों में दूसरी पवन का स्रोत क्या हो सकता है? दूसरी ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है? वो है पवन ऊर्जा। तो आपका उत्तर क्या होगा? तटीय क्षेत्र में जारी ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों ही ऊर्जा स्रोत वहां पर हो सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि तटीय क्षेत्र वाले के लिए 2 ऑप्शन से 2 विकल्प हैं, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तीसरा पूछा गया कि शुष्क प्रदेशों में क्या होगा। शुष्क प्रदेश क्या होते हैं? पहले समझो कि वो होता क्या, तो आंसर निकल कर के आएगा। शुष्क प्रदेश वो होते हैं जहां पर बारिश कम होती, सूखे होते, गर्मी भी ज़्यादा गिरती है। और जहां पर गर्मी ज़्यादा गिरती है तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, वहां पर हम लोग क्या लगा सकते हैं? वहां पर सोलर प्लेट लगा सकते हैं। तो सौर ऊर्जा बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ऐसे इलाकों में हवा भी बहुत तेज चलती है, इस वजह से वहां पर पवन ऊर्जा भी लगा सकते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा शुष्क प्रदेशों के लिए एक ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है?
5 तरीके जिनसे कि आप घर में ऊर्जा बचा सकते हैं। अब इसको ये क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने सीधा आपको नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसका उत्तर आपको अपनी सोच से बनाना पड़ेगा कि मान लो कि आपको घर में ऊर्जा बचाना है तो 5 तरीके क्या हो सकते हैं। सीधी सी बात है कि आप जब गैस का इस्तेमाल नहीं हो तो रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए। हम जब सब्जियां वगैरह धोते हैं तो उससे पहले फालतू में गैस को चला करके वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब घर के लाइटें पंखे चल रहे हो और यूज़ नहीं हो तो बंद कर देना चाहिए। दोस्तों ये करते कि नहीं करते? अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप इसका उत्तर नहीं लिख पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप अपने घर में इस तरह की गतिविधियाँ करते हैं तो डेफिनेटली आप इसका उत्तर आसान तरीके से लिख पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ना कि आप ऊर्जा कैसे बना सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि पुराने जो पीले बल्ब होते थे ना 100 वाट के, तो वो कितनी ऊर्जा कंजप्शन करते थे। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अभी आप CFL या LED बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अपने घर की ऊर्जा बचा रहे हो। आप जब फ्रिज या टीवी या कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो तो आपको पता है वो कंपनी आपको एक चीज़ सजेस्ट करती है। वो कंपनी वाले, वो शोरूम वाले आपको बताते हैं कि हमारा ये फ्रिज 3 स्टार है, हमारा ये फ्रिज 4 स्टार है, या ये जो भी आप आइटम खरीद रहे हो वो 3 स्टार 4 स्टार। इसका मतलब आप पूछते हो कि इसका मतलब क्या होता है 3 स्टार 4 स्टार का? तो वो बताता है कि जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतना बिजली का उपयोग कम करेगा, ये कम से कम यूनिट बनाता है तो आपकी बिजली बचाता है दोस्तों। तो हमें ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए जो कम से कम बिजली और जो है खर्च करे। तो आइए समझते हैं इसके उत्तर में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका उत्तर, कुछ 5 तरीके जो हमने सुझाए हैं। तो हो सकता है कि आपको इससे अच्छा तरीका भी आपके पास हो, अगर इससे बेहतर तरीका आपके पास है तो वो भी आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं पहले तरीके की, कैसे बिजली उपकरण को आवश्यकता न होने पर बंद करें। बिल्कुल सही है ये तो, मैंने बोला ना पंखा चल रहा है लेकिन ज़रूरत नहीं है, बंद कर दो। पता चला कि आप घर से बाहर चले गए, सारी लाइटें चालू करके चले गए और आपका कितना बिजली का बिल आएगा? आप तो बिजली का बिल भर दोगे। हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसे हो, आप बिजली का बिल भर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा? बिजली की खपत बढ़ जाएगी। ऐसे में बिजली की रेट बढ़ेगी और गरीब लोगों को जिनको बिजली चाहिए उनको नहीं मिल पाएगी। दूसरा, सब्जी प्रेशर कुकर में पकाएं। सब्जियों को हम लोग पकाने के लिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सब्जियां जो है वो कढ़ाई में पकाते रहते हैं और या दूसरी तपेली में पकाते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत टाइम तक उसको आप जलाते रहो, पकाते रहो, बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप कुकर में डालोगे तो तुरंत 2 मिनट में सब्जी पक जाती है। तो एक बेहतर तरीका है आपको अपनी एनर्जी बचाने का। CFL बल्ब या ट्यूब जो होती है ना, जो ट्यूब लाइट जो होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि दूसरे बल्ब से काफ़ी हद तक कम है। और अब तो नया चीज़ भी आ गया दोस्तों, LED बल्ब। आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि LED बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। CFL बल्ब या LED बल्ब का इस्तेमाल करके आप अपनी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को बचा सकते हैं। खिड़कियों को खोल दे। दिन के समय आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी हवा चल रही है तो क्यों हम लोग अपना पंखा चलाएं, खिड़की को खोल दो, प्राकृतिक हवा खाएं। सो दोस्तों, दिन में कुछ समय, कम से कम 1 घंटा तो इन सब चीज़ों को बंद करके प्रकृति का लुत्फ उठाना ही चाहिए। शाम के समय वैसे भी, चाहे गर्मी का दिन हो सर्दी का दिन हो, आपको शाम के समय तो वैसे भी छत पे घूमना चाहिए या बाहर घूमना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको प्रकृति की हवा लगती है, प्लस आपका जो एनर्जी कंजम्पशन, आप दिन भर टीवी देख रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें हो रही ना यहाँ पर। तो हम लोग कर सकते हैं कि खिड़कियाँ खोलें। जब आपको लग रहा है कि आपके घर में बहुत तेज़ हवा चल रही है तो क्यों पंखे चलाना, खिड़कियाँ खोल के आनंद लो बढ़िया से प्राकृतिक हवा का। तो ये भी आपका बचाव कर सकता है ऊर्जा का। नेक्स्ट है 5वां, गैस जलाने से पहले सब्जियां काट कर धोकर तैयार कर ले, ताकि आपको वो समय बर्बाद ना हो और आपकी जो गैस है वो भी बर्बाद ना हो। ये तो मैंने आपको सुझाए 5 कारक कि आप इस तरीके से घर की बिजली बचा सकते हो। दोस्तों, आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही है जिससे आप बिजली बचा सकते हो तो बिल्कुल वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई आदर्श आंसर थोड़ी ना होता है। जो भी आप कर रहे हैं वो सब बिजली बचाने के लिए, वो इसका उत्तर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, इनमें से सही उत्तर पर निशान लगाएं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज की विशेषता नहीं है? खनिज की विशेषता क्या नहीं है इनमें से? तो पढ़ते हैं। नंबर 1 क्या बोलता है, क बोलता है कि वे प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये जो खनिज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वे प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। बिल्कुल, खनिज हम लोग तो नहीं बना सकते। जब खनिज हम लोग नहीं बना सकते तो ऑब्वियसली बात है, ये तो राइट आंसर है। हमने चुनना क्या है कि विशेषता नहीं है, तो क तो विशेषता है दोस्तों। दूसरा है, उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। तो बिल्कुल, निश्चित रासायनिक संगठन जिनका होता है वही तो खनिज होते हैं। दोस्तों, हमारा चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, उनका वितरण असमान होता है। ये भी सही है। स्थलाकृतिक भिन्नता के कारण, जलवायु भिन्नता के कारण, भौगोलिक भिन्नता के कारण ये अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर असमान रूप से पाए जाते हैं। और एक और जो सी वाला ग वाला ऑप्शन, ये क्या बोलता है कि ये
असमाप्य होते यानी ये अनलिमिटेड होते, ये गलत है। खनिज तो अनलिमिटेड है ही नहीं ना। मैं बोल दूं कि भाई पेट्रोल अनलिमिटेड है क्या? नहीं है। तो पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, या जितने भी खनिज संसाधन ये कुछ सीमित मात्रा में ही जमीन पर दबे हुए हैं, इनको निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या बनता है दोस्तों? आपका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ग। देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, वे असमाप्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा अभ्रक का उत्पादक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में अभ्रक के उत्पादक में इंडिया का काफी नाम चलता है। अभ्रक जिसको हम लोग बोलते हैं माइका, इसका उत्पादन भारत में बहुत ज़्यादा होता है और उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो करता है आपका आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। उसके अलावा झारखंड और राजस्थान में भी अभ्रक का काफ़ी उत्पादन होता है। तो इन तीनों राज्यों में तो होता है, लेकिन कहाँ नहीं होता है दोस्तों? कर्नाटक में इसका उत्पादन नहीं होता है। तो व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर है आपका कर्नाटक अभ्रक का उत्पादक राज्य नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे के लिए अग्रणी है? अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है तो आपको मैंने बताया था कि तांबे की खान के बारे में, जिसका नाम था चिक्की कमाटा। ये चिक्की कमाटा तांबे की खान दुनिया की सबसे बड़ी तांबे की खान है। और ये कौन से देश में है? इसका राइट आंसर क्या था? ये था चिली। तो क्या आपके ऑप्शंस में चिली है? आपके ऑप्शंस में बोलिविया है जो कि नहीं है, चिली राइट आंसर, घाना भी नहीं है और जिम्बाब्वे भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हमारा? चिली हमारा राइट आंसर। देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। चिली इज द राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर का। उसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी? एलपीजी को संरक्षित मतलब बचा नहीं सकती। कौन सी प्रक्रिया नहीं बचाएगी? पहला, पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना। अगर दाल को पकाने से पहले कुछ भिगो दोगे तो आपको वो दाल जल्दी पक सकती है क्या? पहला। दूसरा, प्रेशर कुकर में खाना पकाना। बिल्कुल, प्रेशर कुकर में अगर खाना पकाओगे तो जल्दी पक जाएगा ना। वैसे तपेली में या किसी कढ़ाई में पकाओगे तो टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही आप अगर वैसे तो आप खाना नहीं बनाते होंगे, लेकिन फिर भी अगर ये देखना है कि किस में टाइम लगता है तो एक बार जाकर के किचन में आपकी माताजी जब भी खाना बनाए तो वो जब चावल बना रही हो तो उनसे पूछना कि चावल आप प्रेशर कुकर में क्यों बनाते हो, ये तपेली में क्यों नहीं बनाते हो, या कढ़ाई या दूसरे पात्र में क्यों नहीं बनाते हो? तो उनका उत्तर ही जो होगा वही सही आपका आंसर होगा। वो बोलेगी कि भाई इसमें पकाएंगे तपेली में तो बहुत ज़्यादा गैस लगेगी और बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर कुकर में पकाते तो बहुत जल्दी पक जाता है। तो जब कुकर जल्दी पका देगा तो आपकी एलपीजी गैस तो बचेगी ना। तो दूसरा आंसर तो बिल्कुल राइट है। पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी को काट लेना, बिल्कुल सही, ये भी सही है। पकाने के लिए गैस को जलाने के लिए से पूर्व सब्जी को काट लेना, तो ये भी सही है। सब्जी पहले ही काट लो ताकि आपको अलग से गैस उपयोग ना करनी पड़े। खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, ये कौन सा तरीका हो गया? खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर कढ़ाई को ढकोगे तो ज़्यादा अच्छे से पक जाएगी ना। कम ज्वाला पर पकाया तो आप अपना वेस्ट कर दोगे, जितनी आपकी एलपीजी होगी वो वेस्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर दोस्तों क्या है इसमें से? आप खुद जानते हो राइट आंसर कौन सा है। राइट आंसर, खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर पकाते रहोगे तो ज्वाला भी चली जाएगी और आपकी सब्जी में भी टाइम लग जाएगा। तो ये तो गलत है। बाकी सारी चीज़ें इसको बचाने के लिए सही साबित होती हैं। तो कितने आराम से हमने इसका प्रश्न का उत्तर दे दिया, क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा जीवन से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों। बड़े बांधों के निर्माण से पूर्व पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान देना चाहिए। किन पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान देना चाहिए? अगर मैं बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े बांध बना रहे हैं हम लोग, बड़े बांध बनाते समय हमें पर्यावरण के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? क्या आपने सोचा है कि जब बांध बनता है तो जो जमीन उसमें इस्तेमाल की जाती है वो किसकी होती है? क्या आपने सोचा है कि बांध बनने से पहले इस जमीन पर कुछ था तो नहीं? दोस्तों जमीन पर हो सकता है कि हजारों पेड़ पौधे हो, वनस्पति नष्ट हो सकती है उससे, या हो सकता है बहुत सारे लोग पहले वहाँ रह रहे होंगे तो उनके घर भी हमने छीन लिए हैं। तो बड़े बांध से पहले हालांकि लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, ये पर्यावरणीय नुकसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी पेड़ पौधों को तो काटा जा रहा ना, ये कितना बड़ा पर्यावरणीय नुकसान है। तो आइए समझते हैं इसमें पर्यावरणीय नुकसान कौन कौन से हैं। पहला है, एक तो बड़े पैमाने पर वनों को काटा जाता है, बिल्कुल सही। और बहुत बड़ा हिस्से में आपने पानी भर दिया तो क्या हो गया? बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। देखिए
भूकंप भी आ सकता है। अगर बहुत बड़े एरिया में पानी का बड़ा सोर्स आ गया तो एकदम से कितना भार बढ़ जाएगा। तो पानी के बड़े बड़े जलाशय भूकंप भी लेकर के आते हैं। ये पानी के बड़े बड़े जलाशय जो है ये लैंडस्लाइड भूस्खलन भी करते हैं। तो तीसरा जो इसका जो पर्यावरणीय जो चिंता का विषय वो क्या है, स्थानीय स्तर पर छोटे मोटे भूकंप आ सकते हैं और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों भले ही हमें बांध की आवश्यकता होती हो, लेकिन फिर भी बांध बनाते समय इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये समस्याएं हो सकती हैं और समस्याएं तो होती भी है, कई जगहों पर ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश उद्योग कोयला खानों के पास क्यों केंद्रित होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई उद्योग धंधा खोलना है, आपको बहुत अच्छी इंडस्ट्री लगानी है, तो आपके दिमाग में आएगा कि कहाँ खोलूं उसको मैं। या कोई बिजनेसमैन जब उद्योग धंधा खोलना चाह रहा है, कोई नया नया उद्योग खोलना चाह रहा है, तो उसके दिमाग में पहले क्या होगा कि उस उद्योग में जो चीज़ लगेगी बनाने के लिए, या अगर उसमें लिए ऊर्जा जो चाहिए हमको, उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, तो कोयला तो चाहिए चाहिए। तो कोयला के लिए बहुत दूर से कोयला मंगाओगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो वो सबसे पहले क्या करता है, पहले कोयला का क्षेत्र ढूंढता है और फिर उसी एरिया के आसपास ज़मीन खरीदता है और वहीं पर वो क्या करता है, अपना उद्योग लगाता है। उससे क्या होता है, कोयला उसको सस्ते में पड़ जाता है और आसपास कोई नदी हो तो और बेहतर है, पानी का इस्तेमाल भी वो उद्योगों में कर सकते हैं। तो यही कारण है कि उद्योग धंधे कोयले के आसपास क्यों लगाए जाते हैं। आते समझते आंसर, कोयला शक्ति के संसाधन के रूप में उद्योगों की मांग पूरी करता है। उद्योगों की जो शक्ति की मांग, ऊर्जा की मांग कौन पूरी करता है, कोयला पूरी करता है। कोयला एक भारी खनिज ईंधन है और जिसे दूर क्षेत्रों में ढोने का खर्च और समय दोनों बढ़ जाता है। तो खर्च भी बढ़ेगा, समय भी बढ़ेगा, बहुत दूर से आते हैं। ऐसे में हो सकता है कि ऑलरेडी किसी और के लिए जा रहा हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। आपके उद्योग में वेट करना है, इसका मतलब आपको नुकसान होगा, रोज का जो भी नुकसान होगा वो हो सकता है। ऐसे में उद्योग धंधे वहीं लगाओ जहाँ पर क्या है, कोयला के संसाधन आपको आसपास मिल जाए। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है। पेट्रोलियम को काला सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेट्रोलियम से जितने भी उत्पाद बनते हैं ना दोस्तों, सारे महंगे होते हैं। इतने महंगे होते हैं कि अगर आपके पास पेट्रोलियम का कुआं अगर निकल गया तो उससे आप बहुत पैसा कमा सकते हो। तो ये सोने के बराबर ही है, लेकिन दिखने में वो क्रूड ऑयल काला होता है। तो वो बेशकीमती है, इस वजह से इसको बोलते हैं काला सोना। देखिए, पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पाद के महत्व तथा अधिक मूल्यवान होने के कारण इसे काला सोना कहते हैं। यही तो इसका मेन रीजन है कि मूल्यवान होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, काला सोना कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आखनन पर्यावरणीय चिंता का विषय क्यों है। आखनन क्या होता है, ये आखनन हमने पढ़ा था कि जैसे धरती है, हम लोग क्या करते हैं, धरती के अंदर से खनिज निकालते हैं। तो हो सकता है कुछ कम गहराई पर यहाँ हो सकता है कुछ बहुत गहराई पर हो। तो जो बहुत गहराई पर होते हैं उनको करने के लिए तो हमने लिखा था कि हम लोग प्रवेधन करते हैं। 2 तरकीब पड़ी थी, प्रवेधन से गहराई में वाला खनिज को निकाल सकते हैं, उसको हम लोग कूपकी खनन भी बोलते हैं। और जो कम गहराई वाले होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं आखनन। तो इसका मतलब ऊपर के ऊपर निकल जाते हैं। जब ऊपर के ऊपर निकलते हैं तो पूरे ज़मीन में से धुआं धूल ही धूल उड़ जाती है और धूल उड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा पर्यावरण का नुकसान होता है। इस वजह से दोस्तों ये चिंता का विषय है। आइए समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आखनन खुले गर्त वाले खनन क्रिया, आखनन खुले गर्त वाली खनन क्रिया है और जिससे क्या होता है, धूल बड़े स्तर पर पर्यावरण में फैलती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। यही तो इसका उत्तर है। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अंतर स्पष्ट कीजिए। किसमें, परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन। इसको तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ा है। परंपरागत साधन क्या होते हैं और गैर परंपरागत साधन क्या होते हैं। अगर आपके दिमाग में उदाहरण है तो वो भी एक पॉइंट बन जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि परंपरागत साधन जो है वो क्या होते हैं, परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन ये सारे ऊर्जा संसाधन हैं जो हमने पढ़े थे। कैसे पढ़े थे, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वो जो जल्दी समाप्त हो जाते हैं परंपरागत साधन होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ये सब पढ़ा है हम लोगों ने। वही हमने पढ़ा गैर परंपरागत संसाधन जो होते हैं उनमें भंडार असीमित होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और ये प्रदूषण भी तो नहीं करते। तो इनका कंपेरिजन, अंतर स्पष्ट करना। तो पहले समझते हैं कि परंपरागत स्रोत क्या है। जिन स्रोतों का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लंबे समय से कर रहा है। अभी तो हम लोग लंबे समय से इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये तो नई आई है, उससे पहले के ये चल रहे हैं। तो बहुत लंबे समय से हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन स्रोतों का भंडार क्या है, सीमित है।
जल्द खत्म होने वाले हैं तथा ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये एक बार खत्म हो गए तो बनने में सालों लग जाते, हजारों साल लगते। इसका मतलब इसे एक बार उपयोग किया, खत्म कर दिया तो दोबारा बनने में मुश्किल है। इन ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से बहुत प्रदूषण होता है दोस्तों। अगर आप परंपरागत ऊर्जा स्रोत का इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत प्रदूषण भी होता है। और वहीं इनके उदाहरण क्या है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि परंपरागत स्रोतों के उदाहरण हैं। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि परंपरागत स्रोत क्या है। अब अंतर किसमें बताना है, गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर बताना है। तो नेक्स्ट क्या हमारा, गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, उसका उल्टा कर दो। गैर परंपरागत स्रोत का उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए परंपरागत स्रोतों के विकल्प के रूप में करने लगा है। उसका हम लंबे समय से कर रहे थे और जब लगा कि वो खत्म होने वाले तो हमने क्या किया, गैर परंपरागत स्रोत का उपयोग जो है हम लोग किसके विकल्प के रूप में कर रहे हैं, हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकल्प के रूप में करने लगे हैं। तो हम उसको धीरे धीरे उपयोग में कर रहे हैं। जैसे ही सारी चीजें हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे, पूरा कोयला या पेट्रोलियम पर हमारी निर्भरता खत्म कर देंगे, तब हम समझेंगे कि ये परंपरागत स्रोत वास्तव में हमारे काम के आने वाले हैं। इन स्रोतों का भंडारण सीमित नहीं है, बहुत संसाधन है, आप इसको खत्म ही नहीं कर सकते, कितना ही उपयोग करो। और ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी हैं और इन ऊर्जा स्रोतों से प्रदूषण भी नहीं होता। तो कितने खास है ये। उदाहरण क्या है, इसमें और बनाना चाहे तो दोस्तों उदाहरण लिख सकते हैं आप, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा। ये सब आपको कहाँ से मिलती है, ये सब आपको मिलती है दोस्तों पृथ्वी से। भूतापी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। इसके अलावा और भी मैंने बताया था, ज्वारीय ऊर्जा का कॉन्सेप्ट भी बताया था आपको दोस्तों। भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। तो बायोगैस ये भी आप समझ सकते हैं। और एक और आखिरी क्या बचा हुआ है, भूतापी ऊर्जा। इन सबको लिख दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सटीक हो जाएगा। आखिरी में लिखना है दोस्तों उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायो ऊर्जा और बायोगैस और भूतापी ऊर्जा। तो इन सबको आप आसानी से मेंशन कर दोगे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोगैस और प्राकृतिक गैस में। तो बायोगैस और प्राकृतिक गैस में क्या अंतर है, देखिए यहाँ पर अंतर तो नहीं बताना आपको बस बताना क्या है कि बायोगैस और प्राकृतिक गैस क्या होते हैं, इनको अलग से आपको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। तो देखते हैं बायोगैस क्या होती है। देखिए हमने देखा कि बायोगैस क्या होती है, जिसमें जानवरों के अवशेष जो होते हैं, जो गोबर है, इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। देखते वही तो चीज़ है। तो बायोगैस है क्या, ये बनाई किसने, ये तो हमने बनाना सीखी है। तो बायोगैस क्या है, ये एक मानव निर्मित संसाधन है। यह जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, जानवरों के गोबर आदि से तैयार की जाती है। इसका उपयोग खाना पकाने तथा बल्ब जलाने आदि घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है। बायोगैस क्या है, बायोगैस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोगैस में पेड़ पौधे, जली जीव जंतु और जो जानवर हैं उनके गोबर से इसको तैयार किया जाता है। ये मानव निर्मित संसाधन है और इसका उपयोग हम लोग खाना पकाने के लिए कर सकते हैं, बल्ब जलाने के लिए कर सकते हैं, यानी घरेलू छोटे मोटे उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। और उसके बाद भी हम लोग जो बचा हुआ अवशिष्ट होता है उसको खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके प्लांट ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में लगाए गए हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में तो लगभग नहीं दिखते, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण लोगों के पास में काफ़ी अच्छा स्पेस होता है घर के पास में, जिसमें वो लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रामीण लोगों के पास में गोबर जैसी कोई सुविधा रहती है, क्योंकि उनके पास जानवर होते हैं। शहरी क्षेत्रों में कम होते, लेकिन पहले लगाए गए थे, बहुत पहले शहरी क्षेत्रों में भी कुछ कुछ लोगों के पास ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन अब फिलहाल में ये केवल ग्रामीण लोगों का ही एक ऊर्जा संसाधन है, मानव ने बनाया। लेकिन अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की, कि प्राकृतिक गैस क्या होती है। प्राकृतिक गैस जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक गैस दोस्तों हमने पढ़ा था ना कि कहाँ निकलती है। प्राकृतिक गैस वहीं से तो निकलती है जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है। तो पेट्रोलियम के जो निक्षेप होती है उनके साथ में ही प्राकृतिक गैस भी निकलती है। पहले कई बार वेस्ट हो जाती थी, लेकिन अब प्राकृतिक गैस को हमने संभालना शुरू किया है और अब प्राकृतिक गैस का उपयोग हम लोग करते हैं। इसका उपयोग घरेलू कर सकते हैं, वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। आजकल कारें आ रही दोस्तों, आपने देखा होगा कि CNG वाली जो कारें आ रही वो सब प्राकृतिक गैस पर बेस्ड है। भारत में प्राकृतिक गैस जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और बॉम्बे के अपतटीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसलमेर राजस्थान में पाई जाती है, मणिपुर त्रिपुरा में पाई जाती हैं। उसके अलावा गोदावरी कृष्णा के डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि हम वीडियो में पढ़ चुके थे। साथ ही बम्बई के उस अपतटीय क्षेत्र में जहाँ से हम लोग पेट्रोल निकालते हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्राकृतिक गैस के निक्षेप मिलते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी में।
आगे समझते हैं कि नेक्स्ट आपका लौह और अलोह खनिज क्या होते हैं। तो लौह और अलोह खनिज समझते हैं कि पहला क्या है, लौह खनिज क्या होते हैं। ये दोनों चीज़ हम लोग कर चुके हैं, आसानी से समझ जाएंगे आप कि लौह खनिज वो होते हैं जिसमें लौह तत्व की प्रधानता होती है, और अलोह खनिज होते हैं जिनमें लौह तत्व नहीं पाया जाता। यानी वो धातुएं, जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है वो क्या कहलाता है, वो लौह खनिज कहलाता है। और जिन धातुओं में लोह का अंश नहीं पाया जाता वो क्या कहलाते हैं, अलोह खनिज कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है। दूसरा क्या है, लौह अयस्क एक लौह खनिज है, मैग्नीज एक लौह खनिज है, क्रोमाइट, ये सारे क्या है, लौह खनिज के उदाहरण हैं। तो कौन कौन से समझे हमने, लौह अयस्क समझा हमने, मैग्नीज समझा हमने, क्रोमाइट समझे। ये सारों में क्या पाई जाती है, इन सारों में लौह अंश पाया जाता है दोस्तों, इसलिए इसको बोलते हैं लौह खनिज। नेक्स्ट आपका अलोह खनिज के उदाहरण क्या है, सोना, सोने में लोहा बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सब क्या है, ये अलोह खनिज के उदाहरण है दोस्तों। तो ये बहुत सिंपल सा था कि लौह खनिज और अलोह खनिज में अंतर क्या है। दोस्तों समझते हैं आपका अगला प्रश्न है आपका, धात्विक और अधात्विक खनिज में खनिज होते क्या हैं या उनमें अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है धात्विक खनिज, जिन धातुओं से धातु प्राप्त होती हैं, जिन धातुओं से धातु प्राप्त होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक खनिज बोलते हैं। और इन्हें पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे लोहे को पीट के पतली पतली चादर बना सकते हैं। लोहा हुआ, मैग्नीज हुआ, क्रोमाइट हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, ये सब सोना चांदी सब इसमें आ जाएंगे हम। तो क्या है, इनको परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा, इनमें चमक होती है, धात्विक खनिजों में चमक पाई जाती है, चमक होती है, तन्यता होती है और पीटने पर बहुत तेज आवाज भी करते हैं। तो लौह अयस्क जैसे, मैग्नीज जैसे, क्रोमाइट जैसे, सोना और चांदी, ये सब धात्विक खनिजों के ही तो उदाहरण हैं। तो इन सब धात्विक खनिजों को हम लोग उदाहरण में लिख सकते हैं। दोस्तों जानते हैं हमारे अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं। तो अधात्विक खनिज में आएंगे जिन खनिजों में धातु प्राप्त नहीं होता है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं, और इन्हें ज़्यादा पीटोगे तो ये टूट जाएगा। कैसे, जैसे चूना पत्थर है, एक अधात्विक खनिज है, उसको मैं जोर से मारूंगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वो ऐसे पतली चादर में थोड़ी ना कर सकता है, तो वो इतना ठोस नहीं होता है, तो पीटने पर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और उसकी कोई चमक भी नहीं होती है, इसकी कोई चमक नहीं होती। जैसे चूना पत्थर या संगमरमर, कोयला, अभ्रक, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें किस में आएगी, ये सारी आएगी अधात्विक खनिज में। कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अधात्विक खनिज में आएगी। संगमरमर की बजाय तो आप चूना पत्थर लिख लोगे तो भी आपका आंसर ठीक हो जाएगा, कोई अंतर नहीं है। चूना पत्थर से ही आगे संगमरमर जो है उसी में कन्वर्ट होता है, वो अवसादी चट्टान है और एक कायांतरित चट्टान है, बस इतना सा अंतर है। तो दोस्तों इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप अगर हमारा वीडियो सिक्वेंशली देखना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि वीडियो ढूंढने में आपको कोई परेशानी ना हो, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। वेबसाइट है magnetbrains.com पे जा सकते हो। magnetbrains.com पर जैसे ही आप सर्च करोगे आपको ऐसी कुछ फाइल खुली हुई दिखेगी, ये विंडो आपको ओपन होती दिखेगी। इस विंडो में आप क्या कर सकते हो, CBSE हिंदी मीडियम पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको 10वीं 11वीं 12वीं 6वीं 7वीं 8वीं ऐसे ऑप्शंस आएंगे। आप जिस भी क्लास में हैं, आप 8वीं क्लास में तो 8वीं को आप सर्च कीजिए। 8वीं में जैसे ही क्लिक करोगे आपको 8th क्लास पढ़ाने वाले सारे टीचर के फोटो डिस्क्रिप्शन आपको सामने मिल जाएंगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तब आसानी हो जाएगी आपको ढूंढने में। अगर आपको सामाजिक विज्ञान को पढ़ना है तो आप सामाजिक विज्ञान पे वॉच नाउ पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही वॉच नाउ पर आप क्लिक करेंगे आपको ये विंडो ओपन होती दिखाई देगी। इस विंडो में आपको क्या दिखेगा, चैप्टर वाइज रिवीजन जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं। चैप्टर वाइज जितने भी वीडियो हमने डाले हैं वो सब आपको दिख जाएंगे, और जिस भी वीडियो पे आप क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे आपको ऐसी कुछ विंडो दिखाई देगी जिसमें आप आसानी से अपने वीडियो लेक्चर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कितना आसान हो गया, आपको वीडियो ढूंढने में भी परेशानी नहीं हुई और आपको सीक्वेंस में सारे वीडियो मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, वो भी क्लास 6 से क्लास 12 तक के लिए। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाती है दोस्तों। और अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।